होने वाला है। At the moment with us सर from the BJP we have Mr. प्रदीप पेशकर। प्रदीप पेशकर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। जय हिंद जय महाराष्ट्र, जय जय हिंद भवानी जय जय महाराज। शिवाजी, वंदे जय मातरम। भवानी जय शिवाजी। तो पेशकर साहब बोलिए। मुबारकबाद हो आपको, शुभकामनाएं। धन्यवाद। अरे पंचायती राज में तो कमाल कर दिया भाई, पंचायत इलेक्शन में तो क्या कमाल कर दिया, वाह जबरदस्त। धन्यवाद। ये क्या, ये कैसे हुआ, ये इसके बारे में जरा बताएं प्रदीप पेशकर साहब, जरा हमारे दर्शकों को बताएं। ये हमारे लिए तो एक्सपेक्टेड ही है जी लेकिन विरोधियों के लिए बहुत ही शॉकिंग है जी। क्योंकि इन्होंने कभी रूट लेवल तक क्या काम हो रहा है इसका कभी मायना ही नहीं किया, कभी देखा ही नहीं है उस तरफ कि सच में क्या हो रहा है। ये टीवी स्क्रीन तक उनका लिमिटेड है और वो उनके विरोधियों के इंडिया आघाड़ी जो कहते हैं उनकी आगे पीछे भागने में ही अभी उनका समय जा रहा है। इसको पकड़ो उसको पकड़ो, वो भाग जा रहा है वो भाग जा रहा है, ऐसे हो रहा है। तो सच तो बात यह है कि देवेंद्र जी की लीडरशिप 2019 में भी जनता ने मानी थी और उसका रिजल्ट अभी फिर से दोबारा दिया है कि देवेंद्र जी की लीडरशिप फिर से एक बार जनता ने मानी है महाराष्ट्र। लेकिन यहाँ प्रदीप पेशकर साहब ये एक सवाल है मेरा, इसके पहले के प्रदीप जी, एडवोकेट प्रदीप नामदेव साहब अपना सवाल पूछे हैं। देखिए साहब, भारतीय जनता पार्टी के जितने कार्यकर्ता हैं, मैं कार्यकर्ताओं की बात कर रहा हूँ, नेता जो है ज्यादा जवाब देते नहीं है। नेता इस सवाल का तो जवाब नहीं देते, जब तक कि पार्टी का इंस्ट्रक्शन नहीं होगा वो देंगे नहीं। और मुझे मालूम नहीं आप देंगे या नहीं देंगे, मुझे पता नहीं। साहब देखिए ऐसा है, जितने भी कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी संघ के भी जितने भी कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर के जो ब्लॉक इंचार्ज है, बाकी जिला परिषद का जिला का जो इंचार्ज है, उन सब लोगों से जब बात होती है, हर एक कोई ये कहता है कि हम तो उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि देवेंद्र जी वापस मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र के, तब जाकर के स्थिति बहुत अनुकूल होगी विकास के लिए। आप बताएं, मैं अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो मुझे ठीक कर लें, बोलिए। मैं दो जवाबदारियों में जवाब देता हूं। मेरे पास दो जवाबदारी है। एक, मैं तो बचपन से संघ कार्यकर्ता हूं, स्वयंसेवक हूं और भाजपा का एक निष्ठावान कार्यकर्ता मैं समझता हूं। और दूसरा, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता भी हूं जी। अभी प्रवक्ता के नाते मैं ये जवाब दूंगा, ये जरूर है कि अभी महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री महायुति के एकनाथ शिंदे जी है और दूसरी बात देवेंद्र जी अभी उप मुख्यमंत्री है और उन दोनों के लीडरशिप में अभी ये सरकार चल रही है और इलेक्शन तक चलेगी, ये हमारे नेताओं में स्पष्ट किया है। दूसरी, कार्यकर्ता के नाते मैं ये बोल सकता हूं कि हर एक कार्यकर्ता की भावना होती है कि मेरा नेता को मैं सर्वोच्च स्थान पर देखूं। मेरे नेता को सर्वोच्च स्थान पर देखने में जितना मुझे आनंद है उतना और किसी को देखने में नहीं है। ये तो हर कार्यकर्ता की इच्छा है, इसमें आपका सवाल पूछना और हमने जवाब देना इसकी जरूरत भी नहीं है। किसी भी कार्यकर्ता को पूछिए, वो फिर एक बार देखना चाहता है। लेकिन आज क्या स्थिति है राजनीति में और महायुति, जो हम लोग अलायंस का पॉलिटिक्स देखते हैं, तो जनता ने दिया हुआ मैंडेट छोड़कर जब उद्धव ठाकरे गए तब उसके लिए जो करना चाहिए वो देवेंद्र जी ने किया और माननीय एकनाथ जी ने उसका साथ दिया और हिंदुत्व के विचारधारा पर फिर से एक बार शिवसेना और भाजपा की महायुति हो गई। तो मुझे लगता है कि एकनाथ जी के नेतृत्व में सरकार बहुत अच्छी चल रही है, तो वो भी हमारे नेता है। अब संघ के स्वयं सेवक के माध्यम से जवाब दे दीजिए। आवाज नहीं आए। पेशकर साहब, आप आरएसएस से हैं। हाँ बिल्कुल। ये तो आपने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के नाते आपने उत्तर दिया, अब संघ के स्वयं सेवक के नाते भी उत्तर दे दें। बिल्कुल बराबर है, मैं तो संघ का प्रवक्ता हूं नहीं, लेकिन संघ के स्वयंसेवक के नाते मैं ये जरूर कहूंगा, जो हिंदुत्व की राजनीति करेंगे, जो राष्ट्र को सही डायरेक्शन में ले जाने के लिए राजनीति करेंगे, उनको हमारा समर्थन रहेगा। कोई व्यक्ति विशेष का महत्व संघ के कार्यकर्ता के प्रति नहीं होता है। हम राष्ट्र के नाते काम करने वालों के पीछे हम खड़े हैं।
वंडरफुल। प्रदीप जी। या पेशकर साहब, पेशकर साहब, इस चीज को मानना पड़ेगा, इस चीज को मानना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के हर एक कार्यकर्ता स्टार्टिंग फ्रॉम देवेंद्र फडणवीस ने बहुत त्याग और बलिदान दिया है। ग्राम पंचायत इलेक्शन में भी आपने जबरदस्त मुकाम हासिल कर दिया है। नंबर 1 पार्टी आप बनकर हो गए। नंबर 2, फिर नंबर 1 बनने के बाद भी फडणवीस साहब नीचे रुक चुके, नंबर 2 पोजीशन ले रहे हैं। आप लोग पूरे जितने बीजेपी के कार्यकर्ता हो, आपने हाथ पे दिल रखकर आपने ठान लिया कि मोदी साहब को हमको 2024 में प्रधानमंत्री देख रहा है, उसके लिए आप त्याग बलिदान जो भी करना करेंगे। सर्वेस बोल रहा था कि शरद पवार का 17% वोट शेयर अजित पवार के पास नहीं जाएंगे। सर्वेस ये कह रहा था कि उद्धव ठाकरे जी के पास जो बाला साहब ठाकरे जी के वोट शेयर है 16%, वो एकनाथ शिंदे जी को नहीं जाएंगे। मगर ये ग्राम पंचायत इलेक्शन ने दिखा दिया कि दोनों, अजित पवार जी ने पूरे वोट छीनकर अपने पास रख लिया, उद्धव ठाकरे जी से पूरे वोट बाला साहब जी के ट्रांसफर होके विचारों के आसपास एकनाथ शिंदे जी के पास चले गए। तो ये आप आगे आगे धीरे धीरे 2024 के तरफ बढ़ रहे हैं, देवेंद्र जी के त्याग और आप लोग के त्याग से, जो ये मानना पड़ेगा। यही है पेशकर जी, पूरा प्लान यही था और आप सक्सेस हो रहे हो। क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। आपने जो एनालिसिस किया है वो हमारा प्यार, देवेंद्र जी का त्याग और जनता का आशीर्वाद मैं उसमें जोड़ूंगा कि जनता का आशीर्वाद जो 2019 में था वही कायम रहा। दूसरी बात आपने ये भी कही कि शरद पवार जी का वोट शेयर उनके पास रहेगा ऐसा लगता था, लेकिन नहीं रहा। ये बात सच नहीं है। ये ऐसा है कि अजित पवार जी रूट लेवल पर घर घर में या कार्यकर्ता के मन में बसे हुए कार्यकर्ता है और वो इसी एंजाइटी से बाहर आ गए। मुझे लगता है कि सच सही काम जो करना है, राज्य के लिए जो काम करना है, वो छोड़ के हम भटक रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के काम पर विश्वास रखकर देवेंद्र देने के लिए वो सत्ता में आए हैं। तो मुझे लगता है कि उनका निर्णय सही था और जनता ने भी, उनके जो कार्यकर्ता है उन्होंने भी माना और उनके साथ पूरे 40-42 एमएलए आ गए ना। तो हम लोग ग्राउंड पे अभी रिजल्ट देखते हैं। लेकिन ऐसा होता है कि बड़े नेता तो बड़े नेता जिंदगी भर रहेंगे, उनका आदर भी रहेगा, लेकिन उनके पांव तले जमीन खिसक रही है ये मानने के लिए अभी उनको वक्त लगेगा। ऐसा ही शरद पवार जी का हाल है। जी दुरुस्त बात। पंचायत टू पार्लियामेंट, ये देवेंद्र फडणवीस जी का स्लोगन है। पंचायत टू पार्लियामेंट ये स्लोगन है। मगर सुप्रिया सुले जी ने जिस प्रकार से फडणवीस साहब पे आरोप लगा दिया, सुप्रिया सुले जी ने कहा कि आपने मराठाओं को धोखा दिया, आपने धांगर समाज को धोखा दिया, आपने लिंगायत समाज को धोखा दिया, और आगे जाके सुप्रिया सुले जी ये भी कहा कि मुस्लिम आरक्षण में भी आपने कोल्ड स्टोरेज में डाल दिया। भयंकर आरोप आप पे लगा है कि फडणवीस साहब सबको बार बार धोखे दे रहे हैं, उनका भी पार्टी तोड़ दिया। उद्धव ठाकरे मैकियावेली का एक रोल कर रहे हैं कि ये समाज, जो देश है महाराष्ट्र, इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, सुप्रिया सुले जी का कहना है। तो ये जिस प्रकार से चल रहा है, फिर अभी भुजबल साहब ने भी खुल के सामने आए, कैसे देखते हो आप पेशकर साहब? मुझे तो हंसी आ गई आपने सुप्रिया जी का नाम निकाला। तो ऐसा है कि उनको तो कहीं भी, हम मराठी में कहते हैं ना, जली स्थली काष्टी पाषाणी, हर जगह पर उनको देवेंद्र जी दिखाई देते हैं। कुछ भी हुआ तो देवेंद्र जी का दोष है। अभी वो इजराइल का युद्ध चल रहा है तो उसमें भी वो बोलेंगे कि देवेंद्र जी का राजीनामा लेना चाहिए। कुछ भी हुआ तो पहले देवेंद्र जी का राजीनामा लेना चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही कहा था अकेला देवेंद्र क्या करेगा। तो अभी अकेला देवेंद्र नहीं है, पूरा देवेंद्र जी की टीम उनके साथ में है और अकेले देवेंद्र क्या क्या कर सकते हैं इसका चमत्कार अभी दिखना शुरू हुआ है। तो मुझे लगता है कि उनके बोलने पर कुछ ध्यान देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है। जितने बच्चे कुछ एमएलएज है, एमपीज है, उनको संभालने में उनको कुछ बोलना पड़ता है। वो अभी उनके गुट की बड़ी नेत्री है, तो अभी हम उसमें कुछ बोलकर अपना समय क्यों बर्बाद करें। तो ऐसा है कि उनको हर जगह पर देवेंद्र जी दिखाई देंगे, हर जगह पर उनको इस प्रकार की आलोचना करने की मतलब याद आएगा। तो उसमें कुछ सत्य नहीं है। लेकिन प्रदीप पेशकर जी, मराठा आरक्षण को लेकर के सरकार बिल्कुल अच्छे तरीके से काम कर रही है, हमें दिख रहा है। बहुत सीरियसली, बहुत कमिटमेंट से, मानते।
कमिटमेंट से काम कर रही है, बहुत गंभीर है, एक एक चीज है। लेकिन उससे क्या हुआ है, जैसे छगन भुजबल साहब ने कहा, और जो जिस भाषा का उन्होंने कल इस्तेमाल किया, मतलब वो तो देखने वाली है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि पूरे महाराष्ट्र में हम लोग दहशत फैला देंगे, इस किस्म की भाषा का इस्तेमाल किया उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या है कि जज मिलने जा रहे हैं जरंगे पाटिल को, नंबर 1। नंबर 2, उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में सिर्फ और सिर्फ मराठा ही नहीं रहते, बाकी सब लोग भी रहते हैं, जिसमें धंगड़ समाज भी है, जिसमें माली समाज भी है, जिसमें कोली समाज भी है, जिसमें लोहार समाज भी है। ओबीसी आरक्षण में जब आप इतने ज्यादा कुनबी सर्टिफिकेट देना शुरू करेंगे तो उनका आरक्षण कम हो जाएगा, ऐसा छगन भुजबल साहब ने कहा है, इसके बावजूद कि वो सरकार में हैं। इस विषय में क्या कहना चाहेंगे आप प्रदीप पेशकर साहब? ये पहली चीज तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स आरक्षण का सब्जेक्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन पेंडिंग है, एक चीज है। दूसरी चीज है, मंत्री होने के बावजूद उन्होंने ऐसा कुछ कहा, उसके लिए हमारे वरिष्ठ उस पर बात कर सकते हैं जो करना चाहिए। लेकिन एज अ कार्यकर्ता मुझे ऐसा लगता है कि सरकार सही डायरेक्शन में काम कर रही है। मैं संघ का कार्यकर्ता हूं, जब मैंने ये पहले बार ही हमने आपको बताया, तो जाति के आधार पर राजनीति करना ये हमारा लक्ष्य कभी रहा ही नहीं, भाजपा का लक्ष्य कभी नहीं रहा। और देवेंद्र जी अकेले मुख्यमंत्री ऐसे महाराष्ट्र में होकर गए कि उन्होंने मराठाओं को आरक्षण दिया। वो अपना हाईकोर्ट में वो उसने मोहर लगाई, और सुप्रीम कोर्ट में जब नौबत आई तब इनको वहां पर सही ढंग से सरकार ने वहां पर अपना पक्ष रखा नहीं, इसके वजह से वो वहां पर टिका नहीं। तो इसको फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट से कंफर्म करवा लेते हैं। उसके लिए जो खामियां बताई उस पर काम कर रही है सरकार। जरांगे पाटिल जी भी अपने समाज के लिए अग्रणी होकर काम कर रहे हैं, उसको समझाने की, उनके समाधान की कुछ प्रक्रिया सभी नेताओं ने एक साथ बैठकर तय की है। और सभी नेताओं में एक बार बैठकर तय करने के बाद अगर फिर से छगन भुजबल जी कुछ कहते हैं तो उसके बारे में उनके वरिष्ठ अजित पवार जी और हमारे वरिष्ठ देवेंद्र जी कह सकते हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, कैसे कहा, क्योंकि उनका भी पूरा आज तक का जो राजनीति का सफर रहा है वो जाति के आसपास रहा। राजनीति में हमारा भी ये दुर्भाग्य है कि वो अभी हमारे साथ में है, लेकिन ऐसा है कि राजनीति में अच्छा काम करने के लिए, सही डायरेक्शन में सही काम करने के लिए अगर जाना है तो इस प्रकार के बातों को अनदेखा करना ही अच्छा है। जी, लेकिन एक चीज तो है सर, एक चीज तो है प्रदीप जी, एक सेकंड प्रदीप पेशकर साहब, एक चीज तो है, दांगड़ समाज हो गया, माली समाज हो गया, जिससे छगन भुजबल साहब आते हैं, उनकी खुद की समता परिषद है। उन लोगों ने ये कहा है कि दिवाली के बाद हम लोग सड़क पर आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि एक बार फिर आंदोलन, प्रोटेस्ट, रैली, ये दौर फिर दोबारा शुरू हो जाएगा महाराष्ट्र में। मुझे नहीं लगता है ऐसा, क्योंकि संवैधानिक दृष्टि से सबको अधिकार दिया गया है कि वो एजिटेशन करे, लेकिन वो हिंसक ना हो, और सरकार अपनी काम करेगी। आज भी ऐसा देखिए, 600 लोगों को बीड में आइडेंटिफाई किया है, उसमें से 160 लोगों को गिरफ्तार किया है, और सरकार, पुलिस और सरकार उनका काम कर रही है। जिन्होंने कानून हाथ में लेने की कोशिश की उनके ऊपर कार्रवाई तो होनी ही होनी है। वो कोई जाति देखकर नहीं होगी, जाति देखकर नहीं होगी, और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन जो नॉर्मल एजिटेशन कर रहे हैं, ये आंदोलन में सहभागी युवा है, उनके ऊपर नहीं होना चाहिए। ये जरन जी की भूमिका भी वाजिब है। हम दोनों को अलग अलग करके देखना चाहिए, एक ही सेंटेंस में सभी जोड़ना और उसका ही एक टेप बजा देना, ये जो मीडिया बाकी के लोग करते हैं वो थोड़ा कम करे तो अच्छा है, मुझे लगता है। और भुजबल जी भी समझ जाएंगे, क्योंकि ओबीसी तो नाम में ही अदर बैकवर्ड क्लास ये लगा है, और संविधान से एक्ट के मुताबिक उनको आरक्षण मिला है। और वो कैसे मिला, उस समय क्या हुआ, कैसे, वो तो बात अलग बात है, कानूनी प्रक्रिया है। लेकिन आज के दिन में ओबीसी के आरक्षण को टच नहीं करते हुए मराठा समाज को आरक्षण देंगे, ये जो हमारे मुख्यमंत्री जी की
कमिटमेंट है उसके ऊपर सरकार आगे चल रही है। माननीय एकनाथ शिंदे जी ने भुजबल जी के जो प्रेस लिया उन्होंने, उसके ऊपर उन्होंने बिल्कुल खुलासा कर दिया है कि कुछ चिंता की बात नहीं है, हम ओबीसी को टच करे बगैर, कुछ अफेक्ट हुए बगैर हम मराठाओं को आरक्षण देंगे। ये तो पक्का कमिटमेंट उन्होंने दिया है। मुख्यमंत्री है तो कुछ ऐसा ही कहेंगे नहीं। और कानूनी प्रक्रिया के साथ अभी भुजबल जी को न्यायमूर्ति जी के ऊपर समझता होगा तो मैं तो उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि न्यायमूर्ति को भेजा नहीं जाता है, उनको विनती की जाती है और वो गए, उनके मर्जी से गए कि हाँ ठीक है, मुख्यमंत्री जी की विनती है, महाराष्ट्र का माहौल देखकर उन्होंने डिसाइड किया होगा। अभी उसके ऊपर अगर भुजबल जी को समझता होगा तो उनको ज्यादा अनुभव है, जेल का भी अनुभव है, कोर्ट का भी अनुभव है, केसेस का भी अनुभव है, तो वही ज्यादा बहुत बात कर सकते हैं। मैं नासिक का हूं इसलिए उनके ऊपर ज्यादा खुलकर बात कर सकता हूं। प्रदीप जी बोलिए। पेशकर साहब, अभी प्रियंका गांधी राहुल गांधी का नया कैंपेन चालू हो गया। आप पे बीजेपी पे दोष लगा रहे हैं कि क्यों किया ये कैंपेन, क्यों किया, ये फार्म लॉज आपने क्यों लाया, फार्म लॉज लाके वापस विड्रॉ कर दिया, जीएसटी लिया और आपने छोटे छोटे उद्योगपति को पूरे बाहर कर दिया, डीमोनेटाइजेशन करके आपने बोला टेररिज्म कंट्रोल करेंगे, अलग अलग चीज कंट्रोल करेंगे, मगर वो हुआ नहीं डीमोनेटाइजेशन। आप प्रोपेगेट भी नहीं करते कि आपका सक्सेसफुल एक प्रोसेस है। 2000 का नोट मोदी साहब ने लेके आए और उन्हीं के टर्म में वापस लेके गए। ये भी एक रिकॉर्ड प्रियंका गांधी राहुल गांधी का कहना है कि 2000 का नोट विड्रॉ क्यों किया, ये क्यों किया कि कैंपेन चल रहा है, ये क्यों किया। पेशकर साहब, ये लोगों को जवाब देना पड़ेगा आपको, क्यों किया आपने। तो ऐसा है कि उनके पास कोई मुद्दा है नहीं बचा हुआ। इतना सारा मोदी जी ने, मोदी एक्ट 9 में हमने देखा है कि 9 साल में क्या क्या किया। हर एक डिबेट में हम भी आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या क्या किया। अभी इनको अभी भी समझ नहीं रहा है कि क्यों किया, पूछ रहे हैं। तो भाई ये थोड़ा दिन राहुल गांधी को भी बोलना चाहिए, प्रियंका जी को बोलना चाहिए कि भारत के अंदर झांक कर देखिए। आप भारत के अंदर झांक कर देखिए, समाज की नाड़ी पहचानिए, क्यों किया भाई। डीमोनेटाइजेशन किया, पत्थरबाजी बंद हो गई, 370 कलम निकल गया। ये क्यों किया बोलना, कितने बार बोलना चाहिए कि क्यों किया। तो मुझे लगता है कि 2000 के नोट का तो अलग डिसीजन, व्यवहारिक डिसीजन आरबीआई ने लिया है, वो सरकार का डिसीजन है नहीं, क्योंकि 2000 का नोट वापस लिया और अभी भी फिर से बोला है कि बदल कर ले सकते हैं, वो बंद नहीं किया है, वो आरबीआई का डिसीजन है। जनता के आंखों में धूल झोंकना और फिर से कुछ तो भी पैदा करना। अभी देखिए जीएसटी का कहां पर रहा है, किसका विरोध बाकी है, किसका भी विरोध अभी बाकी नहीं है जीएसटी को। व्यापार में ये होता है, मैं भी उद्योग क्षेत्र का कार्यकर्ता हूं, मुझे ये पता है कि माइक्रो यूनिट्स एमएसएमई के लिए पहले 2017 में दिक्कतें हुई, 2018 में जब स्मूथनिंग चालू हुआ तो हमसे ज्यादा कोई खुश नहीं है कि जीएसटी आया, इतनी आसानी हो गई। तो एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट, एवरीथिंग इज ऑनलाइन। अभी किसी के पास चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जीएसटी रिफंड ऑटोमेटिक आरटीजीएस से जमा होता है, कहीं गांधी बाबा का दर्शन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज के दिन में जीएसटी से व्यापारी भी खुश है। थोड़ी थोड़ी चीजें किसी में परिवर्तन चाहते हैं तो हम डायरेक्टली इंटरवेन करते हैं, हम डायरेक्टली जीएसटी काउंसिल में हमारे अर्थ मंत्री के हाथों प्रपोजल दे देते हैं, वो हो जाता है। वो तो कायम प्रक्रिया है, नित्य प्रक्रिया है, वो होते ही रहना चाहिए। लेकिन जीएसटी से जो रेवेन्यू सरकार को मिलता है उससे ही आज की जो डेवलपमेंट है उससे ही हो रही है। ये बोलने की जरूरत नहीं है, उनको पता नहीं है और दीदी को बोल के कुछ फायदा है नहीं। उनके पास कुछ मतलब प्रियंका दीदी तो उनके पास कुछ अभी बोलने के लिए नहीं है। तो अभी तक क्यों किया ये जरा स्टडी करो और भारत के अंदर झांक कर देखो। और पेशकर जी, और दूसरा उनको कहना है कि मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं। पहले उनका था कि आई एम नॉट सावरकर, आई एम राहुल गांधी। अभी बोलते हैं आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई एम राहुल गांधी। आई एम नॉट नरेंद्र मोदी बिकॉज मैं झूठ नहीं बोलता, मैं जो वचन देता हूं करता हूं। मोदी साहब वचन बोलते हैं करते नहीं। 15 लाख का जिक्र करते हैं, 2 करोड़ एम्प्लॉयमेंट पर ईयर का जिक्र करते हैं, अलग फार्मर्स इनकम डबल करने वाले थे वो। तो ये आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, आई कैन नॉट लाई। पेशकर साहब,
बिल्कुल बिल्कुल सच है। मैं उनके बात का समर्थन करता हूं। ही इज नॉट नरेंद्र मोदी, ही विल नॉट बी अ नरेंद्र मोदी। वो कभी मोदी बन नहीं सकते, ये तो बिल्कुल पक्का है। हम भी जानते हैं, उन्होंने कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन कहा इसलिए उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आई एम नॉट नरेंद्र मोदी, उन्होंने मान लिया। क्योंकि अभी ये देखिए, आपने किसानों की आय दुगनी करने की बात निकाली, तो किसानों की आय दुगनी करने के लिए जो एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट दिया, ऑपरेशन ग्रीन्स का स्कीम लाया, और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का स्कीम लाया, उसके साथ में पीएम एफएमई जो प्राइम मिनिस्टर्स माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस का स्कीम निकाला, ये तो मोदी जी ने निकाला है ना। दूसरी चीज, किसानों को किसान सम्मान योजना के साथ में 6,000 और 6,000 12,000 रुपए देने का प्रावधान किया आज, और वो डायरेक्टली किसान के अकाउंट में जाता है। किसान बीमा बीमा का भुगतान हो रहा है। आज के डेट में किसान के ज्यादा सबसे ज्यादा खुश है। ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ किसान तो एनवायरनमेंट पे ज्यादा डिपेंड करता है। बारिश का कहाँ पर क्या कैसे रिजल्ट है उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, लेकिन जो सरकार के हाथ में है वो पूरा करने का जिम्मा और पूरा करने का तरीका मोदी जी के पास है। तो मुझे लगता है कि पीएम एफएमई जो है ना स्कीम, वो गेम चेंजर है। वोकल फॉर लोकल की बात मोदी जी ने आज कही है, वो किसके लिए कही है? सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक चीजों के लिए नहीं कही, सिर्फ व्हाइट गुड्स आइटम के लिए नहीं कही, वो कही है हमारे किसान के जो पैदावार आती है, जो किसान हमारा वो खेत में बोता है और वो उगाकर हमें अन्न धान्य देता है, उसके लिए भी कही है कि जो प्रोसेस्ड फूड है वो भी हम वोकल हो जाए, वो लोकल के लिए। जो असम में पिकता है वो पूरे भारत में जाना चाहिए, जो तमिलनाडु में पिकता है वो पूरे भारतवर्ष में जाना चाहिए, जो महाराष्ट्र में जाता है वो पूरे भारत में हर स्टेट में जाना चाहिए। यही अर्थ है वोकल साहब। पेशकर साहब माफी चाहता हूँ, छोटी सी बात, छोटी सी इस पर है ना सर, मैं 1 घंटा बोल सकता हूँ डायरेक्टली। सर 1 घंटा क्या, आप 4 घंटा बोलिए सर, आप 4 घंटे बोलिए। I think we've just lost Pradeep ji. Can we get him back on, please? I think we've just lost Advocate Pradeep Nambiar ji. Can we get him back on? And you can get rid of that frame over there, please, if you don't mind. Thank you. प्रदीप पेशकर साहब, तो आपसे ये विनती है, मैं यहाँ पर बैठ करके सबके सामने बोलता हूँ और न जाने कितनी बार बोल चुका हूँ. Why are we carrying that window still, please? Will somebody tell me? From the production, can we get rid of that window? What are you guys doing? Why is that window still on? Can we get rid of it, please? Thank you. Now, I have been saying this from day one, Pradeep Peshkar sahab. The farm laws which were passed by Parliament were very good. India needed them. मुझे ऐसा लगता है कि जो किसान संबंधी कानून, 3 कानून जो लेकर आए थी नरेंद्र मोदी की सरकार, उनको विड्रॉ नहीं करना चाहिए था सर। मेरी रिक्वेस्ट ये होगी कि उनको आप वापस लेके आइए, कुछ संशोधन करके या कुछ भी करके। दे वर वेरी गुड फॉर फार्मर्स। अगर वैसे कानून नहीं आएंगे तो फार्म इनकम डबल नहीं होगी सर, ट्रिपल नहीं होगी। पेशकर साहब, हम लोग पूरा 9 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखे तो सिर्फ एक ही चीज है कि वो वहाँ के किसान, वहाँ के जो पंजाब और हरियाणा के जो नागरिक है जी, उनके डिमांड पर मोदी जी ने वो कैंसिल कर लिया या एक कदम पीछे लिया, उनके सम्मान में लिया ऐसा समझेंगे। लेकिन आज 9 साल में देखिए, हर एक चीज जो बोली है वो की है। मुझे पक्का यकीन है कि उनको कन्विंस करके उनके जो सुधार है, उन्होंने जो सुधार मांगे हैं, वो सुधार इनकॉर्पोरेट करके किसान कानून फिर से लागू करने की कोशिश मोदी जी जरूर करेंगे। आई होप सो, बिकॉज देयर इज नो अदर वे। एक्चुअली इफ यू लुक एट इट, आप खुद बोलते हैं कि आप इस सब्जेक्ट पर 1 घंटा 1.5 घंटा बोल सकते हैं। कोई और तरीका है क्या? मुझे नहीं लगता कोई और तरीका है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। नहीं, उनको कन्विंस करना चाहिए। देखिए, सरकार चलती है तो नागरिकों के लिए चलेगी, और हमारे ही भारत के ही नागरिक है, तो उनको कन्विंस करे बगैर मोदी जी भी आगे नहीं जाना चाहेंगे जी। तो उनको कन्विंस करके किसी भी तरीके से
अच्छा काम करने के लिए थोड़ा वक्त देना चाहिए, तो वक्त दिया, तो वक्त देने में क्या बुराई है जी। और ये पक्का है, कोई जल्दी नहीं है मोदी जी को। मोदी जी तो अभी और 25 साल बीजेपी के शासन रहने वाला है और मोदी जी अगले 24 में आने के बाद फिर करेंगे, उसमें क्या है। चलते चलते ऑन ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वेरी क्लोज टू माई हार्ट, क्योंकि इस सब्जेक्ट से मैं जुड़ा हुआ हूं ना जाने मुझे याद भी नहीं है कितने साल हो गए, 1983 से, एक्चुअली 1983 से। क्या है कि प्राण प्रतिष्ठा पूजा होने वाली अयोध्या में जनवरी 22 को, अयोध्या मंदिर में, और मोदी जी करेंगे, चलो ठीक है, वो तो अलग बात हो गई। लेकिन जो प्लान है कि अयोध्या को भारत का वेटिकन बनाया जाएगा, और मुझे जो अभी तक जानकारी है उसके मुताबिक पता नहीं कितने 100 करोड़ पर्यटक आने वाले हैं पूरी दुनिया से सिर्फ अयोध्या को देखने के लिए। इस विषय के बारे में कुछ बताएंगे सर, प्रदीप पेशकर जी? सर ऐसा है कि भगवान राम हमारी आस्था है जी, और हिंदू धर्म में यह कहा जाता है कि रोम रोम में भगवान बसते हैं जी, हर एक में राम है, आप में भी राम है, मुझ में भी राम है जी है। तो वेटिकन बनना अयोध्या का, ये सेंटेंस ही पसंद नहीं आता जी। ये गलत ट्रैक है। हम लोग कॉपी नहीं कर सकते। राम भगवान 5000 10,000 साल पुरानी हमारी विरासत है। और ये 2000 साल का बोला जा रहा है सर, पूरी बात सुन लीजिए, सॉरी, वो सेंटेंस इसलिए बोला जा रहा है कि हर साल वेटिकन में तकरीबन 10 के 20 मिलियन टूरिस्ट आते हैं, इसलिए कहा जा रहा है। हाँ, टूरिस्ट के लिए बोलिए, टूरिस्ट के लिए ठीक है, टूरिस्ट के लिए ठीक है, लेकिन हम लोग 10,000 साल पुरानी विरासत को 2000 साल से कंपेयर करेंगे तो वो कहीं पे गलती हो जाएगी। 10,000 साल आप जरा गलत बोल रहे हैं सर, 10,000 साल आप जरा गलत बोल रहे हैं। जो सूर्य सिद्धांत है, सबसे पुरानी जो एस्ट्रोलॉजी की किताब है, अब जाकर के, बाय द वे वो रिपोर्ट आज ही पब्लिश हुई है, वो 20,500 साल पुरानी है, 20,500 साल पुरानी है। तो 10,000 का भी मसला ठीक नहीं है। एनीवे सर बोलिए प्लीज। I will correct my knowledge also, सूर्य सिद्धांत जी। तो मुझे लगता है कि वहां पर पर्यटकों के साथ साथ भगवान का आशीर्वाद लेने भी लोग पहुंचेंगे। पूरा भारतवर्ष चाहता है, पूरा भारत का एक एक नागरिक चाहता है, और जो लोगों ने, या हम लोग डायरेक्टली बोलेंगे कांग्रेस शासित काल में, ये लोगों के मन में ये बसाया गया कि यहाँ विरोध है। कहाँ विरोध दिखाई दिया? मुस्लिम बांधवों ने भी उसका स्वागत किया जी, वो भी सपोर्ट कर रहे हैं कि अभी कोर्ट का निर्णय आ गया, फिर शांति से अभी सब हो जाएगा, और राम हमारे आस्था है, राम हमारे भगवान है और आदर्श है भारतवर्ष के, तो बिल्कुल आना चाहिए। आज तक तो आगरा ही दिखाई दिया ना जी, कोई भी विदेशी पर्यटक आए तो आगरा ही लेके गए, क्यों? तब नहीं समझा सोमनाथ जाएंगे, तब नहीं समझा तिरुपति जाएंगे, तब नहीं समझा उनको तो हमारे नासिक त्र्यंबकेश्वर जाएंगे। तो ये बात ऐसे ना, केदारनाथ तो अभी जा रहे हैं चुनाव में, तो ऐसा है कि प्रभु श्री राम जी का प्रतिष्ठापना होने के बाद वहां पर लोग आए, भगवान का आशीर्वाद दे, और भारत का सम्मान किस आस्था से जुड़ा है, भारत का डीएनए किस आस्था से बना है, ये पूरी दुनिया देखे, और वसुधैव कुटुंबकम हमारा जो नारा है वो सही कैसे हो, वो वहां से दिखाई देगा। जबरदस्त प्रदीप पेशकर जी, बहुत मजा आया आपसे बात करके। लेकिन जैसा आपने कहा, एक दिन एक ही शो रखा जाएगा आपके साथ, 1 घंटे का, 1.25 घंटे का, और किसानी के ऊपर बात होगी, किसानों के ऊपर बात होगी और किस प्रकार फार्म इनकम बढ़ाई जाए उसके ऊपर आपसे बात होगी। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार, जय सिया राम। थैंक यू, नमस्कार, जय सिया राम। Thank you so much, sir. Right, and we seem to have lost the network with Pradeep Nambiar ji. We'll of course have him with us tomorrow again. But in the meantime, आप जरा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर आपको असल में पसंद आया हो चैनल, and please do send in your comments. Please like, share and subscribe, and please do send in as many comments as you want. We'll read them out right over here. You can make the language as colorful as possible. Try to avoid obscenities, but well, it's up to you. In any event, let's take a look at some of the comments which have come.
जो कमेंट्स अभी तक आए हैं जरा उनको देखें, लेट्स टेक अ लुक, दिखाएं। मिस्टर केजरीवाल, send him to Andaman for a week to the Kala Pani jail. ये अनिल कराला मंगला ये लिखते हैं, send him to Andaman for a week to the काला पानी जेल। अरे काला पानी जेल बंद हो चुका है यार, बहुत पहले बंद हो गया था, हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त ही बंद हो गया था। These are people are either fools or high time cunning and cheap people, data structures with संतोष के 8166 ऐसा लिखते हैं। I don't think we have too many AAP supporters over here. Nizamuddin Rahim Saab is a good leader. That's what user WD8ZH6VB1K says. Nizamuddin Rahim Saab is a good leader. अच्छे नेता हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। If Rahul Gandhi becomes the Prime Minister of India, China, Pakistan and all Muslim countries will take over India. He criticizes our country. He is not sincere to our country. Of course, always sons or daughters will support their mother country and their relatives. That's what this gentleman says. APTVILAL. Lal Prema Mohan 3263 ऐसा इन्होंने कहा है। Rahul Gandhi does not seem to be too popular. What about the Indian territory occupied from when Congress party was in power, 1962? How much land they acquired when we lost part of Kashmir, which is known as POK? Who was responsible? Why our land is given to Pakistan? Why our land is not taken back? Because all our relatives, this person who is in the panel does not have any details and only speaking against BJP. ऐसा again, the same gentleman, Prema Mohan 3263, वो लिखते हैं। Do we have any more? I would like to know who is the spokesperson. That is Mr. Nizamuddin Rahim. G. I'm so sorry. That was Mr. Gade Patil. Oh, he himself is telling that he's a farmer. What he knows about Leh Ladakh, even he may not be able to locate the area on a world map. He should restrict his talk to his state and not about China border. Prema Mohan, whoever you are, please never underestimate a farmer. Most farmers know more about the country than you and I put together. This is Sexy Comedy Lover 499. Was anyone from the BCS part of this candle march? This, of course, is with regard to Mr. Godfrey Pimenta's campaign on Matha Pakadi. G. Matha Pakadi up and arm. Matha Pakadi needs to be preserved. User KL9LS 4YQ 6K. Why do people have these complicated handles? Is that it? Oh, we have one more. If Kejriwal doesn't appear before the ED, he should be sent to jail. Elijah Sampson 4000. That's it. That's what he says. Well, that's it. That's just about it as far as the comments are concerned. आप देखते रहे Nation Now. Pradeep ji and I, of course, will be back tomorrow. And you can send in as many comments as you want. आप चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और अपने कमेंट्स जरूर भेजें। फ्रॉम मी टुडे आप सब लोगों को नमस्कार। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम।